जरा सोचिए, 1947 का भारत। एक तरफ आजादी का जश्न था तो दूसरी तरफ देश के बंटवारे का दर्द। जब भारत एक आजाद मुल्क बना तो ये सिर्फ एक खुशी का पल नहीं था, ये एक राष्ट्र के जन्म की बहुत ही मुश्किल और विरोधाभासी घड़ी थी। आजादी के साथ साथ विभाजन भी आया था, जिसने देश के सामने एकता और अखंडता को लेकर कई बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी थीं। आजादी की उस आधी रात को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के इन शब्दों में एक नए भविष्य की जबरदस्त उम्मीद थी, एक जबरदस्त आशावाद था। ये वो पल था जिसका इंतजार सदियों से था, एक वादा जिसे अब पूरा करने का वक्त आ गया था। लेकिन हर तरफ जश्न नहीं था। उस उम्मीद के ठीक दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई भी थी, जो महात्मा गांधी की इस बात में झलकती है। गांधी जी उस दिन दिल्ली में किसी भी जश्न में शामिल नहीं हुए। वो कलकत्ता में थे, जहां वो सांप्रदायिक हिंसा की आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, और शायद यही आज़ादी का सबसे बड़ा विरोधाभास था। तो चलिए आज़ादी के उस मुश्किल दौर को समझते हैं। हम देखेंगे आशा और त्रासदी की उस सुबह को, विभाजन के गहरे सदमे को, और फिर कैसे एक बिखरे हुए राष्ट्र को जोड़ा गया। बात करेंगे कि भारत का नक्शा फिर से कैसे बना, और आखिर में कैसे हमारी विविधता ही हमारी एकता की ताकत बनी। तो शुरुआत करते हैं पहली और सबसे बड़ी चुनौती से, ब्रिटिश इंडिया का हिंसक विभाजन। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना था जो आंसुओं और खून से लिखा गया। आखिर ये बंटवारा हुआ क्यों? इसकी जड़ में थी टू नेशन थ्योरी, या दो राष्ट्र सिद्धांत। ये वो सोच थी जिसे मुस्लिम लीग ने आगे बढ़ाया, कि भारत में एक नहीं बल्कि दो कौमें रहती हैं, हिंदू और मुस्लिम। और इसी आधार पर एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की गई। कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन 1940 के दशक की राजनीति ने बंटवारे का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन इस बंटवारे को जमीन पर उतारना एक बुरे सपने जैसा था। कई बड़ी दिक्कतें थीं। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पूर्वी और पश्चिमी, जिनके बीच में पूरा भारत था। इतना ही नहीं, पंजाब और बंगाल जैसे मुस्लिम बहुल प्रांतों को भी धर्म के आधार पर जिलों में बांटना पड़ा, जिससे लाखों लोग रातों रात अपने ही घर में विदेशी हो गए। 80 लाख, ये नंबर सुनिए। इतने लोगों को अपनी जमीन जायदाद, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर एक नई सरहद के पार जाने के लिए मजबूर किया गया। ये इंसानी इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक विस्थापनों में से एक था। और इसके साथ आई भयानक हिंसा। अंदाजा है कि 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़ों में बंट गए थे। और इस पूरी अफरा तफरी का सबसे भयानक चेहरा दिखा महिलाओं पर हुए अत्याचारों में। सरहद की दोनों तरफ हजारों महिलाओं को अगवा किया गया, उन्हें जबरदस्ती धर्म बदलने और शादी करने पर मजबूर किया गया। ये विभाजन का एक ऐसा दर्दनाक पहलू है जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इन आंकड़ों के पीछे जो गहरा इंसानी दुख था, उसे अमृता प्रीतम जैसी लेखिकाओं ने अपनी कविताओं में आवाज दी। उनकी ये लाइंस उस समय की लाखों बेटियों के दर्द की चीख बन गई जो इस हिंसा का शिकार हुई थी। तो ये साफ है, ये सिर्फ संपत्ति, देनदारियों या सरकारी चीजों का बंटवारा नहीं था। ये उन समुदायों का एक हिंसक अलगाव था जो पीढ़ियों से एक दूसरे के पड़ोसी बनकर रहते आए थे। इसीलिए इसे दिलों का बंटवारा कहा गया। विभाजन का जख्म अभी ताज़ा ही था कि भारत के सामने एक और खतरा आ खड़ा हुआ, एक ऐसा खतरा जो देश को सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर सकता था। ये नंबर देखिए, 565। इतनी थीं देसी रियासतें, और अंग्रेजों ने जाते जाते ये ऐलान कर दिया कि ये सभी 565 रियासतें आज़ाद हैं। वो चाहें तो भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में, या फिर अपना अलग देश बना लें। सोचिए क्या स्थिति रही होगी। इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाया सरदार पटेल के नेतृत्व ने। सरकार की रणनीति बिल्कुल साफ थी। पहला, लोगों की इच्छा का सम्मान करो। दूसरा, जहां जरूरी हो थोड़ी स्वायत्तता देने में लचीलापन दिखाओ। और तीसरा, सबसे जरूरी, देश की सीमाओं की एकता से कोई समझौता नहीं। हैदराबाद का मामला सबसे पेचीदा था। ये सबसे बड़ी और अमीर रियासत थी। वहां के निजाम आज़ाद रहना चाहते थे, और उन्होंने रज़ाकार नाम की एक फोर्स के जरिए लोगों पर जुल्म भी किए। आखिरकार सितंबर 1948 में भारतीय सेना को दखल देना पड़ा, जिसके बाद निजाम ने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया।
वैसे इसी दौर में मणिपुर की कहानी भी बहुत अनोखी है। भारत में विलय से पहले ही वहां के महाराजा ने जनता के दबाव में चुनाव करवाए। और पता है, ये भारत का पहला हिस्सा बना जहां सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार मिला था। अच्छा, तो देश को एक तो कर लिया गया, लेकिन अब काम बाकी था देश के अंदर की सीमाओं को तय करने का। उस समय के राष्ट्रीय नेताओं को एक डर था। उन्हें लगा कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए तो इससे देश में अलगाववाद बढ़ सकता है, एकता खतरे में पड़ सकती है। विभाजन की यादें ताज़ा थीं, इसलिए इस मामले को फिलहाल के लिए टालने का फैसला हुआ। लेकिन इस फैसले को स्थानीय लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों में एक अलग आंध्र राज्य के लिए जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ। जब एक गांधीवादी नेता पुट्टी श्रीरामुलु 56 दिनों के अनशन के बाद शहीद हो गए तो हिंसा भड़क उठी और सरकार को झुकना पड़ा। दिसंबर 1952 में अलग आंध्र प्रदेश के गठन का ऐलान कर दिया गया। आंध्र के बनने से एक रास्ता खुल गया। अब देश के दूसरे हिस्सों से भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। इसे देखते हुए सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और इसी आयोग की सिफारिश पर 1956 में भारत का नक्शा एक बार फिर बदला गया और भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो सवाल ये है कि इतनी सारी चुनौतियों से पार कैसे पाया गया? इसका जवाब भारत के लोकतांत्रिक चरित्र में छिपा है। शुरू में जो डर था कि भाषाई राज्य देश को तोड़ देंगे, वो गलत साबित हुआ। असल में हुआ इसका ठीक उल्टा। जब क्षेत्रीय और भाषाई आकांक्षाओं को स्वीकार किया गया तो इससे अलगाववाद का खतरा कम हो गया। इस कदम ने राष्ट्रीय एकता को और मजबूत किया। आखिर में भारत एक राष्ट्र के रूप में इसलिए टिका रहा क्योंकि उसने ये बात समझी और मानी कि देश में विविधता है, मतभेद हैं और उन्हें दबाने के बजाय उन्हें अपनाना ही सही रास्ता है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव कराना नहीं था, बल्कि अलग-अलग विचारों और जीवन शैलियों का सम्मान करना भी था। और ये ऐतिहासिक सबक आज भी उतना ही जरूरी है। सोचने वाली बात है कि अगर भारत जैसे विशाल और विविध देश की एकता का राज मतभेदों को स्वीकार करने में था, तो ये सिद्धांत आज दुनिया भर के देशों के लिए क्या मायने रखता है।